नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नए दौर की बात करेंगे, वही नया दौर जो प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैसले के बाद शुरू हुआ है। आज हम अगले 1 घंटे तक मोदी कैबिनेट में चेहरों के अंदर होने और चेहरों के बाहर होने की इनसाइड स्टोरी के बारे में बताएंगे। आखिर मोदी ने अपनी कैबिनेट के चमकदार चेहरों को बाहर करके लो प्रोफाइल चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? क्यों पहले दिन से नए मंत्रियों का इम्तिहान शुरू हो गया है? मोदी सरकार के नए दौर के मायने देश के लिए, नए मंत्रियों के लिए, बीजेपी नेताओं के लिए क्या है, इसे आज हम डिकोड करेंगे। मोदी के नए मंत्रियों की बड़ी है परीक्षा। चुनौतियों का अंबार, नई टीम तैयार। मोदी का नया सियासी एक्सपेरिमेंट। कैबिनेट में सबसे बड़े फेरबदल के बाद जो चेहरे अंदर हुए, अब यही नई टीम नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के ब्लूप्रिंट को साकार करेगी। मोदी ने एक एक चेहरे को खुद चुना, हर चेहरे के हिसाब से मंत्रालय का बंटवारा किया, यानी जैसी चुनौती सरकार के सामने है उसे हैंडल करने के लिए वैसे ही टेस्टेड चेहरे को नए मोर्चे पर भेजा है। ऐसा करते वक्त हैवीवेट चेहरों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मोदी की नई टीम में इन चेहरों पर खूब चर्चा हो रही है। किरण रिजिजू नए कानून मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया नए नागरिक उड्डयन मंत्री, अनुराग ठाकुर नए खेल और सूचना प्रसारण मंत्री, मनसुख मांडविया नए स्वास्थ्य मंत्री, अश्विनी वैष्णव नए रेल और आईटी मंत्री। ऐसे ही कई और नए चेहरे हैं। हर नए चेहरे के पीछे मोदी की नई सोच है, लेकिन अहम मंत्रालयों में फेरबदल करके मोदी ने बड़ा दांव खेला है। मकसद साफ है, चुनौतियों के अंबार से पार पा सकें। इसे यूं समझिए, सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना महामारी से निपटना। जिम्मेदारी है स्वास्थ्य मंत्रालय की, मनसुख मांडविया को सौंपा काम। दूसरा बड़ा चैलेंज लॉकडाउन से खड़ा हुआ रोजगार संकट। जिम्मेदारी है श्रम मंत्रालय की, भूपेंद्र यादव को कमान सौंपी। तीसरा बड़ा चैलेंज पेट्रोल और डीजल की बेलगाम कीमतें। जिम्मेदारी है पेट्रोलियम मंत्रालय की, हरदीप सिंह पुरी को मोर्चे पर भेजा। चौथा बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया बनाम केंद्र का झगड़ा। जिम्मेदारी है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, अश्विनी वैष्णव को ड्यूटी पर लगाया। ये वही चेहरे हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा, जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। नाम सुनकर इनकी डिटेल आपको खोजनी पड़ी होगी। अब सवाल है कि मोदी छाप मंत्रिमंडल में दिग्गजों का पत्ता काटकर ये कैसे शामिल हो गए? आखिर इन चेहरों पर प्रधानमंत्री ने बड़ा दांव लगाया तो क्यों लगाया? माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा सेवा करने का अवसर दिया है। मैं निश्चित भाव से उनका जो विजन है उस विजन को इम्प्लीमेंट करने में अपना पूरे मन से पूरे अच्छे से मेहनत करूंगा। ये सभी बड़ा मंत्रिमंडल, मुझे तो किसान मंत्रालय दिया है। ऐसे अच्छा काम करने वाले को अच्छा दायित्व देके वो काम करने का सीखना है, मोदी जी से सीखना है। Before taking full charge of the ministry, I can't just comment on anything which I am not briefed. I don't know about the thing in details. Sir, I can share the visions of the ministry once I understand the subject thoroughly. ये पहली बार है जब मोदी ने संगठन और सरकार के मंत्रियों को बड़ा संदेश देते हुए फेरबदल किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर मोदी ने मौजूदा हालात से निपटने के लिए क्या नया सोचा है? ट्रेडिशनल सोच से इतर मोदी के नया एक्सपेरिमेंट क्या है? आज एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। मोदी की नई टीम के आगे का रोड मैप, क्या बड़ा फैसला होगा? क्या बदलेगा? मंत्री बदल गए, मंत्रालय में क्या बदलेगा?
मोदी के नए सिपह सालारों का पूरा प्लान। तो आज मोदी सरकार के नए मंत्रियों ने अपने मंत्रालय का कामकाज संभाला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को लेकर हो रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे हेवी वेट मंत्री की जगह मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। दूसरी लहर की हैंडलिंग में नाकामी का आरोप झेल रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए प्रधानमंत्री ने मनसुख को क्यों चुना? क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय में नए दौर का मतलब? मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God. मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरों की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट विस्तार में दिखा। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह गुजरात के मनसुख मांडविया को हेल्थ मिनिस्ट्री का हेड बना दिया। मनसुख मांडविया पर नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव खेला है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर सरकारी सिस्टम खुद आईसीयू पर दिखा। कोरोना को रोकने और वैक्सीन को लगाने दोनों मोर्चे पर लोगों में नाराजगी है। ऐसे हालात में इस चैलेंज से पार पाने के लिए मोदी ने मनसुख मांडविया पर भरोसा जताया है। पहले दिन से नए स्वास्थ्य मंत्री के सामने चुनौतियां कई हैं। मसलन चुनौती नंबर 1 संभावित तीसरी लहर से निपटना, चुनौती नंबर 2 राष्ट्रीय टीकाकरण का लक्ष्य पाना, चुनौती नंबर 3 बीमार स्वास्थ्य सुविधाओं का इलाज। प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। मोदी की नई टीम का काम शुरू हो गया, लेकिन मिशन बड़ा है। अब सवाल है कि मनसुख में ऐसा क्या है जो हर्षवर्धन में नहीं था। इस सवाल का जवाब मनसुख मांडविया के नाम में छिपा है। दरअसल मनसुख मांडविया के नाम को चुनने के पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना मैनेजमेंट की टीम में मनसुख शामिल थे। दवाइयों के प्रोडक्शन से लेकर दवाइयों की सप्लाई में अहम भूमिका निभाई, ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने की रणनीति बनाने में शामिल रहे। ये एक पक्ष है, जबकि दूसरा पक्ष ये है कि मनसुख गुजरात के सौराष्ट्र से आते हैं और पाटीदार हैं। माना जा रहा है कि अगले साल चुनाव से पहले मोदी ने मनसुख को अहम जिम्मेदारी देकर बड़ा मैसेज दिया है। मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने को लेकर गुजरात में चर्चा यही है कि उन्हें काबिलियत का बड़ा इनाम मिला है, जो उन्होंने कोरोना काल के दौरान दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो भरोसेमंद है और गुजरात चुनाव से पहले उन्हें दी गई अहम जिम्मेदारी के पीछे सियासी संदेश भी है। 2022 में विधानसभा चुनाव है और मनसुख मांडविया पाटीदार समाज के बड़े नेता है, यानी एक साथ 2 मोर्चे पर मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मनसुख मांडविया को चुना है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो ये तो हो गई स्वास्थ्य मंत्रालय की कहानी। मोदी की वर्किंग स्टाइल को करीब से देखने वाले समझते हैं कि लो प्रोफाइल चेहरों पर दांव लगाने से पीछे नहीं हटते वो। आज 4 मोर्चे पर जबरदस्त चुनौतियों से मोदी सरकार घिरी हुई है। महामारी के खतरों से निपटने की जिम्मेदारी मनसुख को सौंप दी है, लेकिन पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें, लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी की मार और सोशल मीडिया बनाम सरकार की जंग से निपटने के लिए किन चेहरों को चुना है, ये दिखाते हैं। बीजेपी संगठन में रणनीतिकार कहे जाने वाले भूपेंद्र यादव ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कामकाज संभाला। शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। वहीं कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन की बड़ी मार सीधे देश भर के श्रमिकों पर पड़ी। नौकरी से छटनी से लेकर नए रोजगार तक हर मोर्चे पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय की भूमिका सवालों के घेरे में रही। वकील से नेता बने भूपेंद्र यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1 श्रम कानून में सुधार को लागू कराना। चुनौती नंबर 2 प्रवासी संकट से लगे डेंट को संवारना। चुनौती नंबर 3 बेरोजगार श्रमिकों के लिए नई नीति बनाना। भूपेंद्र यादव राज्यसभा सांसद हैं और टीम मोदी में काम करने का लंबा अनुभव है। कानून के जानकार होने की वजह से लेबर लॉ रिफॉर्म में अहम भूमिका निभाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है,
और जो उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। वैसे तो भूपेंद्र यादव संगठन से लेकर संसद तक पार्टी के संकट मोचक रहे हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाना भी बाखूबी आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस बार चुनौती भी बड़ी दी है। कोरोना के इस संकट में उन्हें प्रवासी मजदूरों का पलायन भी रोकना है और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करने हैं। अब बात नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की। अगर हरदीप सिंह पुरी के प्रोफाइल को देखें तो पूर्व IFS अफसर हैं और इस वक्त मोदी सरकार में एकमात्र सिख मंत्री। हरदीप सिंह पुरी अपने काम की वजह से मोदी की गुड बुक में है और तो और सरकार के पक्ष को जोरदार तरीके से रखते हैं, जैसा सेंट्रल विस्टा से लेकर दूसरे मुद्दों पर दिखा। लेकिन नई जिम्मेदारी कांटों के ताप से कम नहीं है। चुनौती नंबर 1, जेब पर डाका डालता पेट्रोल और डीजल। चुनौती नंबर 2, 100 के पार पहुंचे पेट्रोल के दाम नीचे लाना। चुनौती नंबर 3, महंगे पेट्रोल डीजल के आक्रोश से निपटना। यह बात तय है कि पेट्रोलियम मंत्रालय सीधे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटा सकता। ऐसा 2 सूरत में होगा, जब क्रूड ऑयल के दाम बहुत नीचे आ जाए या फिर राज्य और केंद्र सरकार टैक्स का रेट कम करे। पेट्रोल डीजल के दामों में बीते दिनों आए ऐतिहासिक उछाल पर धर्मेंद्र प्रधान के बयान ने आग में घी का काम किया था। वहीं लगातार विपक्ष के निशाने पर है केंद्र सरकार। ऐसे में चेहरा बदलकर सरकार डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ यू डिडंट आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी आग मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ये मुद्दा जनता की जेब से जुड़ा है। बढ़ी हुई कीमतों से जो जनता में नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए ही क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके हरदीप सिंह पुरी को नई जिम्मेवारी दी गई है? क्या पोस्चरिंग के तहत ऐसा किया गया है या फिर सरकार की नई रणनीति का हिस्सा है? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है और ये फैसला GST के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल करने को लेकर भी हो सकता है। यह है देश के नए रेल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव। चेहरा नया है, लेकिन ट्विटर बनाम केंद्र सरकार की जंग के बीच रविशंकर प्रसाद को हटाकर इन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। चाहे रेलवे को लेकर मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट हो या फिर सोशल मीडिया को लेकर छिड़ी जंग, दोनों मोर्चों की कमान IT एक्सपर्ट और पूर्व नौकरशाह अश्विनी वैष्णव के हाथों में है। चुनौती नंबर 1, ट्विटर से चल रही जंग से निपटना। चुनौती नंबर 2, नई IT नीति वर्सेस डिजिटल मीडिया। चुनौती नंबर 3, भारतीय रेल की सूरत को बदलना। कमान संभालते ही ट्विटर पर बड़ा बयान दिया। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया है, वो मंत्रालय पूरा इसका स्टडी करूंगा और डेफिनेटली इस पे जो नियम है उसके हिसाब से। अश्विनी वैष्णव की जन्मभूमि राजस्थान है और कर्मभूमि ओडिशा। IAS अफसर रहे अश्विनी वैष्णव लो प्रोफाइल रहते हैं और मोदी के भरोसेमंद हैं। डाको काम उसी को साजे और करे तो लाठी बाजे, ये तो पुरानी कहावत है, लेकिन सियासत के क्षेत्र में कई बार ऐसी कहावतें गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि सियासत के गणित में हमेशा 2 और 2 4 ही नहीं होते, कई बार 3 5 भी होते हैं। अब लॉ मिनिस्ट्री की बात करें तो कानून के दिग्गज रविशंकर प्रसाद कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन कानूनी पेचीदगियों में ऐसे उलझे कि न कुछ कहने के लायक रहा न सुनने के। लेकिन अब देखा जाए तो सूचना तकनीकी मंत्रालय यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में अश्विनी वैष्णव को प्रधानमंत्री ने उतारा है। IIT कानपुर के पास आउट हैं, इसके साथ ही प्रबंधन की जिम्मेदारी, बहुत लंबा अनुभव है एक ब्यूरोक्रेट के रूप में। तो ऐसे में लगता है कि फिर ये कहावत अपने आप को साबित करेगी, जाको काम उसी को साजे। बस इंतजार कीजिए नतीजों का। कैमरामैन नासिर अजीज खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो नए नए मंत्रियों के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं वो आपने इस रिपोर्ट में देख ली, लेकिन नए दौर के मायने कई हैं इस मोदी कैबिनेट विस्तार में। एक है जेन नेक्स्ट, कैसे आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, उसका जैसे ब्लूप्रिंट इस पूरे विस्तार में दिखता है। आई सर्वानंद सोनोवाल, मैं
ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं अश्विनी वैष्णव। प्रधानमंत्री मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन की टीम तो तैयार कर ली, वही टीम जो देश की सबसे युवा कैबिनेट बन गई। बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की औसत आयु 58 साल और मोदी के नए मंत्रिमंडल में 14 ऐसे मंत्री होंगे जिनकी उम्र 50 साल से भी कम है। मोदी की टीम में सबसे कम उम्र के मंत्री हैं 35 साल के निशित प्रामाणिक, जो बंगाल के कूच बिहार लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने हैं। बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनका कैबिनेट में मुझे मंत्रालय में मुझे स्थान दिया गया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। सब कहते हैं कि आप 35 साल के हैं, काफी यंग हैं। जितने अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो काफी आपसे सीनियर होंगे, तो किस तरह से आपने सोचा उनके साथ? बिल्कुल, सबके पास मैं सीखने का कोशिश करूंगा कि हर किसी के पास सीखने जैसा चीज होता है, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ डेली सीखूं। मोदी के नेक्स्ट जनरेशन की टीम में 38 साल के शांतनु ठाकुर हैं, जो बिहार से आते हैं, तो 40 साल की अनुप्रिया पटेल, तो वहीं 42 साल के भारती प्रवीण पवार, 44 साल के एल मुरुगन और 45 साल के जॉन बारला भी हैं। पहला एजेंडा क्या रहेगा अब दिल्ली में? एजेंडा तो देखिए, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का तो हमेशा यही रहा है कि जैसे लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ और इमीडिएट कुछ बजट इमरजेंसी में दिए गए और हेल्थ को भी 15,000 करोड़ का उसमें बजट दिया, उसमें से मेडिसिन बहुत ही बेसिक सुविधाएं राज्यों को प्रदान की गई। तो इसी हिसाब से अगले आने वाले दिनों में हम और अच्छा और सुरक्षितता के लिए और अच्छी फैसिलिटी के देने के लिए। इस टीम के कुछ और अहम चेहरे हैं, जैसे मीनाक्षी लेखी, सुशील प्रतिमा भौमिक, भगवंत खब्बा, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, पंकज चौधरी और अजय मिश्रा जैसे नाम हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को दायित्व अक्सर बूथ से लेकर के अलग अलग जगहों पर दिए जाते हैं। उसी क्रम में एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये दायित्व दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने जिस तरह का विश्वास किया है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। किस तरीके की आने वाले दिनों में चुनौतियां होंगी, अपेक्षाएं किस तरीके से लोगों की हैं, उसके आधार पर आप खरे उतरेंगे? क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैंने कल शपथ लिया है, अभी दायित्व ग्रहण नहीं किया है। दायित्व ग्रहण करें, फिर वहां पर क्या संभावनाएं हैं, क्या आवश्यकताएं, उसके अनुसार बताएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल, सीमा के उस पार पाकिस्तान हमेशा से बॉर्डर के उस पार से कभी ड्रोन भेजता, कभी हथियार भेजता है। हाल ही में जो जम्मू एयर बेस है वहां पर हमला किया, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, वो सरकार बहुत अच्छे तरीके से सब चुनौतियों से निपट रही है और पिछले 7 वर्षों में जिस तरह का एक वातावरण पूरे देश में बना है और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, वो सारे परिणाम बताते हैं कि सरकार बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों से निपटने में, हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। ड्रोन हमला एक बड़ा उसको देखा जा रहा है, पाकिस्तान नई स्ट्रेटेजी अपना रहा है, आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अभी हम तो आपको मैंने शुरू में कहा, आपके सारे प्रश्न ठीक हैं, सकारात्मक हैं और उनके उत्तर भी मिलने चाहिए और उत्तर मैं दूंगा भी, लेकिन अभी मुझे दायित्व तो ग्रहण कर लेने दीजिए फिर। कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी की नई टीम के साथ बीजेपी के नेक्स्ट जनरेशन का चेहरा भी तय होगा। आने वाले दिनों में अब यही चेहरे बड़ी भूमिका में होंगे, लेकिन इन्हें बड़े और कड़े इम्तिहान से गुजरना है। आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं टीम मोदी में नारी शक्ति का नया दौर। जी हां, टीम मोदी को लेडीज 11 की शक्ति मिली है। कल जम्मू मंत्रिमंडल की शपथ में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी सामने आई। कुल 7 महिला मंत्रियों की शपथ के साथ मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की तादाद 11 पहुंच गई है। अब टीम मोदी में लेडीज 11 के सिलेक्शन का सियासी गणित जरा समझिए। शोभा करंदलाजे, मैं दर्शना विक्रम जरदोस, मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, अनुप्रिया सिंह पटेल, मीनाक्षी लेखी, मैं अन्नपूर्णा देवी, मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मोदी की नई कैबिनेट में नारी शक्ति का बोलबाला। 11 महिलाओं को एंटर करवाया है। आर्मी की बात हो चाहे स्पेशल फोर्सेस की बात हो, सबके अंदर विमेन को पोजीशनिंग की गई है। 11 महिला मंत्रियों के साथ सियासत की नई मिसाल। बहुत सारी बहनों को जो बहुत योग्य हैं, अपने दम पर चुनकर आई हैं, अलग अलग राज्यों से आती हैं, उनको मंत्री परिषद में मौका मिला है। मोदी की नई टीम में लेडीज 11 को क्यों चुना गया? ग्यारह महिला मंत्रियों के साथ देश को क्या मैसेज दे रहे हैं मोदी? ये महिला सशक्तिकरण का बात भाषण नहीं है, ये करने वाला बात है। क्या 11 महिला मंत्रियों से आधी आबादी को साध लेंगे मोदी? सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। अब की बार मोदी मंत्रिमंडल में 11 महिला सिपहसालार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले सबको चौंकाने वाले होते हैं, हैरान करने वाले। अब मोदी की लेडीज 11 उन महिला सांसदों से मिलकर तैयार हुई हैं जो अपने अपने क्षेत्र में धाकड़ हैं, तेज तर्रार, राजनीति की जबरदस्त समझ रखती हैं और मुश्किल पर जीत हासिल करने का हौसला भी। तो अब की बार मोदी मंत्रिमंडल की 11 महिला सिपहसालार तैयार हैं और मोदी इस लेडीज 11 से आधी आबादी साधने को भी तैयार है। शक्ति का नाम ही नारी है। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, मैं दर्शना विक्रम जरदोस, शोभा करंदलाजे। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में महिला शक्ति की ये तस्वीर देश भर में छाई हुई है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कहते हैं कि साड़ी भारतीय नारी की अस्मिता और शक्ति की पहचान होती है। ऐसा ही कुछ मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान देखने को मिला है। जी हां, मोदी नई टीम लेडीज 11 के साथ नया चैलेंज लेने को तैयार है। सिंह पटेल, शोभा करंदलाजे, मैं दर्शना विक्रम जरदोस, मैं अन्नपूर्णा देवी, मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। अब मोदी के मंत्रिमंडल में नारी शक्ति के महत्व को समझना होगा। क्यों लेडीज 11 को चुना गया है? तो सुनिए, बीजेपी नेतृत्व भी इस बात को गहराई से समझता है कि आधी आबादी में विश्वास की भावनाएं जगाए बगैर सत्ता पाना मुश्किल है। इसलिए माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के पीछे कहीं न कहीं हालिया विधानसभा चुनाव के परिणाम है, जिसमें महिला मतदाताओं की अच्छी भागीदारी रही है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस बार संसद में भी पिछली दफा के मुकाबले ज्यादा महिला सांसद चुनकर आई हैं। सत्रहवीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएं चुनी गईं और अब मोदी सरकार में भी महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो कुल 7 महिला सांसद नई मंत्री बनाई गईं। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, मैं दर्शना विक्रम जरदोस, मैं अन्नपूर्णा देवी। देवश्री चौधरी के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार में 4 महिला मंत्री थीं। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह। लेकिन 7 और महिला मंत्रियों की शपथ के साथ सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 11 हो गई, यानी तकरीबन दोगुनी। और गौर करने वाली बात ये कि ज्यादातर की उम्र 50 साल से कम है। मंत्रिमंडल में नारी शक्ति पर स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा, भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिलाओं का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। एक नए आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाएं। हम आपको बता दें कि 2014 में मोदी कैबिनेट में 7 तो 2019 में 6 महिलाओं को मंत्री बनाया गया था, जबकि मनमोहन सरकार के दोनों कार्यकाल में 10-10 महिला मंत्री थी। महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है। एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को
इंडक्ट किया गया है, तो सोच यही है कि अभी तक लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है, और यही पुराने प्रधानमंत्रियों और अब के प्रधानमंत्री में अंतर है। अब जरा मोदी सरकार की नारी शक्ति पर गौर कीजिए। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स; स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन; अनुप्रिया पटेल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री; शोभा करंदलाजे, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री; मीनाक्षी लेखी, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री; दर्शना जरदोश, कपड़ा और रेलवे राज्य मंत्री; रेणुका सिंह, जनजाति मामलों की राज्य मंत्री; साध्वी निरंजन ज्योति, उपभोक्ता मामले और ग्रामीण विकास; अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा राज्य मंत्री; प्रतिमा भौमिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। प्रधानमंत्री को मिलाकर सरकार में इस वक्त कुल 78 मंत्री हैं, जिनमें 11 महिला मंत्री शामिल हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी ने नए कैबिनेट से सबको चौंकाया है। 12 मंत्रियों की छुट्टी से लेकर मंत्रियों के पोर्टफोलियो में फेरबदल से भी। लेकिन मोदी ने नई कैबिनेट में नारी शक्ति क्यों बढ़ाई, अब जरा इसके पीछे की राजनीति आपको समझाते हैं। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो बड़ी तादाद में महिलाएं वोट देने के लिए घरों से निकल रही हैं। आमतौर पर यह देखने को मिल रहा है कि मतदान करने में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बेहतर हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 57 सालों में महिलाओं के वोट प्रतिशत में करीब 19% का इजाफा हुआ है, जबकि पुरुषों के मतदान प्रतिशत में बमुश्किल 4% का इजाफा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला मतदाताओं के वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला मतदाताओं के वोट मिले, यानी 7% ज्यादा। चाहे अनुप्रिया पटेल हो या फिर शोभा करांदलाजे या फिर दर्शना जरदोश, ये तीनों महिला मंत्री राजनीति की मंजी हुई खिलाड़ी हैं। तो पीएम मोदी की लेडीज 11 में अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक अहम सदस्य हैं। प्रतिमा भौमिक केंद्र में मंत्री बनने वाली त्रिपुरा की पहली स्थायी निवासी हैं, जबकि अन्नपूर्णा देवी ने आरजेडी से बीजेपी में शामिल होने के महज 2 साल के भीतर ये तरक्की पाई है। अब मोदी कैबिनेट में नया मकाम हासिल करने पर नारी शक्ति जश्न मना रही है। देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान तेज गति से जारी है। देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। अब मोदी कैबिनेट में नारी शक्ति को बढ़ाने पर जश्न मनाया जा रहा है। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली में मीनाक्षी लेखी के लिए जश्न है। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। गुजरात में दर्शना जरदोश के लिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। यूपी में अनुप्रिया पटेल के लिए पटाखे फूट रहे हैं। एक से एक योग्य महिलाएं हैं जो आज चुनकर संसद में आई हैं, और मुझे खुशी है कि ऐसी मेरी बहुत सारी बहनों को जो बहुत योग्य हैं, अपने दम पर चुनकर आई हैं, अलग अलग राज्यों से आती हैं, उनको मंत्री परिषद में मौका मिला है और वो सभी बहुत अच्छा काम भी करेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मोदी सरकार का बड़ा टारगेट यूपी इलेक्शन है और माना जा रहा है कि महिला शक्ति यूपी में भी काम करेगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल को जाति समीकरण साधने के लिए दोबारा मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। शोभा करंदलाजे do swear in the name of God that मोदी 11 में एक नया नाम शोभा करांदलाजे का भी जुड़ा है। उन्हें कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा करांदलाजे की एंट्री कृषि महकमे में ऐसे वक्त में हुई है जब कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण का बात भाषण नहीं है, ये करने वाला बात है। इसलिए मोदी जी महिला मंत्रिमंडल बनाया, पार्टी में दायित्व देने का वादा किया, ऐसे अभी भी काम कर रहे हैं। 11 मंत्री हम मंत्रिमंडल में है, इसमें बड़ा बड़ा दायित्व दिलवाया। फाइनेंस मिनिस्टर है,
ये सभी बड़ा मंत्रिमंडल, मुझे तो किसान मंत्रालय दिया है। ऐसे अच्छा काम करने वाले को अच्छा दायित्व देके वो काम करने का सीखना है, मोदी जी से सीखना है। अब सत्ता की चाबी आधी आबादी के हाथ में है, ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है। 2019 के लोकसभा चुनावों में आधी आबादी ने बीजेपी पर भरोसा जताया था और बीजेपी इसे भली भांति समझ रही है। आज तक ब्यूरो। तो मोदी की नई कैबिनेट का नया दौर हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब की बार मोदी कैबिनेट से वोट का तगड़ा समीकरण तैयार किया गया है। दलित और पिछड़े मंत्रियों पर दारोमदार ज्यादा है। नए मंत्रियों का सिलेक्शन जनता से सीधा कनेक्शन जोड़ने के लिए किया गया है। तो आइए देखते हैं मोदी की नई कैबिनेट का पॉलिटिकल गणित। मोदी कैबिनेट में 27 राज्यों को मिली जगह। कैबिनेट में सबसे ज्यादा 27 ओबीसी, 12 दलित मंत्री। विस्तार में 14 नए ओबीसी मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया। मोदी की नई कैबिनेट का पूरा पॉलिटिकल गणित समझिए। मोदी कैबिनेट से 12 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाकर ऐसे वक्त पर कैबिनेट विस्तार किया है जब उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव नजदीक हैं और पार्टियों की निगाहें 2024 की तैयारियों पर भी हैं। जंबो विस्तार के बाद अब मोदी कैबिनेट में देश के 27 राज्यों को जगह मिल गई है। वहीं कैबिनेट में सबसे अधिक 27 ओबीसी, 12 दलित, 11 महिलाएं, 8 आदिवासी और 5 अल्पसंख्यक मंत्री हो गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट में अब पीएम मोदी सहित 78 मंत्री हो गए हैं। विस्तार में 14 नए ओबीसी मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इससे टीम मोदी में ओबीसी मंत्रियों की संख्या 13 से बढ़कर 27 हो गई है। इसी तरह दलितों के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा भी 4 गुना बढ़कर 3 से 12 हो गया है। कैबिनेट विस्तार में समाज के वंचित वर्ग को उनके अधिकार और उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की कोशिश साफ तौर पर दिखाई देती है। मोदी 2.0 सरकार के इस जंबो विस्तार के बाद नई कैबिनेट जनता से नए कनेक्शन वाली कैबिनेट कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ओबीसी वोटरों को साधने के लिए कैबिनेट में कई ओबीसी चेहरों को शामिल किया गया है। देश की आबादी में ओबीसी की करीब करीब आधी हिस्सेदारी है और इस बड़े वोट बैंक पर पार्टी 2024 से पहले अपनी पकड़ को मजबूत करना चाह रही है। इसलिए अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरों को मंत्री बनाया गया है। आज तक ब्यूरो। जितनी चर्चा नए नियुक्तियों की है उतनी ही उनकी जो रुस्वा होकर बाहर हो गए। जी हाँ, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल, ये सभी आखिर मोदी मंत्रिमंडल से बाहर क्यों हुए? जो ये सजा हमको मिले, हमसे जो ये सजा हमको मिले। जो कभी सरकार के हुआ करते थे उनका चेहरा बुझा बुझा सा था। रविशंकर प्रसाद बुझे बुझे दिख रहे थे। प्रकाश जावड़ेकर के चेहरे से प्रकाश गायब था। हर्षवर्धन के चेहरे का हर्ष हाशिए पर चला गया। कल तक जो सरकार के कवच कुंडल थे, मंत्रिमंडल विस्तार में उनका ही बंटा धार हो गया। जो ये सजा हमको मिले, अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। वक्त बड़ा बेरहम निकला। दरबार हॉल में नए कानून मंत्री किरण रिजिजू शपथ ले रहे थे तो पुराने कानून मंत्री रविशंकर खामोशी से बदलते वक्त को निहार रहे थे। तब तक शायद हर्षवर्धन को भी क्या पता था कि जो कुर्सी वो पीछे छोड़ा है उस पर थोड़ी देर बाद मनसुख मांडविया पधारने वाले हैं। और प्रकाश जावड़ेकर को भी कहां मालूम था कि जिस सूचना प्रसारण मंत्रालय के वो सेनापति थे उसकी शोभा अनुराग ठाकुर बढ़ाने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर रविशंकर प्रसाद से ऐसी क्या खता हो गई कि उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या गलती कर दी कि उन्हें कैबिनेट से यूं रुखसत होना पड़ा। जो वजह सामने है उससे तो यही लगता है कि कोरोना संकट का सामना करने में नाकामी,
हर्षवर्धन को ले डूबी। ट्विटर से दो हाथ करना रविशंकर प्रसाद को महंगा पड़ गया। कोरोना काल में सरकार की इमेज में सेंध का खामियाजा जावड़ेकर ने चुकाया। रमेश पोखरियाल निशंक की नई शिक्षा नीति पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कोरोना काल में मजदूरों का पलायन संतोष गंगवार को भारी पड़ गया। उम्र के पैमाने पर थावर चंद गहलोत को राजभवन का रास्ता दिखा दिया गया। बाबुल सुप्रियो न मंत्री के तौर पर दिल्ली में चमक बना पाए और न बंगाल में ही कुछ करिश्मा कर पाए। मोदी ने जोर का झटका धीरे से दिया है। माना यह भी जा रहा है कि चौंकाने वाले फैसले करते रहे पीएम मोदी जल्दी कुछ हैरान करने वाले और फैसले करेंगे। जिन्हें सरकार से रुखसत किया गया है उन्हें संगठन में इज्जत दी जाए। मंत्रिमंडल विस्तार में तो नप गए, बीजेपी के विस्तार में इनकी बड़ी भूमिका तय हो जाए। मोदी के लिए कुछ भी मुमकिन है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।